देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये वादा किया था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अब अपने चैनल पर सक्षमता परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा और प्रधानाध्यापक परीक्षा, इन तीनों की तैयारी संयुक्त रूप से शुरू कर दिया। दोस्तों, इसमें मैंने पेडागोजी से 2 वीडियोस, जिसमें बाल्यावस्था की समझ का डिटेल और उसका एमसीक्यू, और जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड, दोस्तों, भारतीय संविधान के सभी भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद की चर्चा आपके बीच में किया। अगर आप इन तीनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, जहां से आप जा करके उन तीनों क्लासेस को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आज मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्षमता परीक्षा को लेकर के। इसके बहुत से प्रश्न आपको प्रधानाध्यापक परीक्षा में भी काम आएंगे और प्रधान शिक्षक परीक्षा में भी काम आएंगे। और आज का टॉपिक है शिक्षण कौशल। इसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसमें मैं इन प्रश्नों को आपके बीच में रखूंगा। ये पूरी तरह से एमसीक्यू हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और इसका डिटेल भी पूरी तरह से मैं आपके बीच समझाने का प्रयास करूंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सब वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो हैं, जो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सक्षमता एग्जाम, सक्षमता परीक्षा 2024। टॉपिक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण कौशल, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसी का क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशल का नाम बताइए, उस कौशल का नाम बताइए जो सीखने की पहली अवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की पहली अवस्था में कौन सा कौशल कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण की 3 अवस्थाएं, शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी है? ये 3 अवस्थाएं कौन कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले किसने दी है इस पर बात करते हैं। ऑप्शन यहां देख रहे हैं, टॉलमैन, ग्लेसर, फोक्स एवं लिपिट और जीन पियाजे। ए बी सी डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमैन ने शिक्षण की 3 अवस्थाएं दी हैं, इन्होंने ही बताया है। अब ये 3 अवस्थाएं कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां पर, आप इसे नोट कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, यानी प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचिंग करने से पूर्व जो आप तैयारी करते हैं इसके अंतर्गत वो आता है। सेकंड है शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था, यानी इंटर एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण के दौरान, यानी कि टीचिंग के दौरान जो भी आप अंतः क्रिया करते हैं, जो भी क्रियाएं आप उस दौरान करते हैं, वो शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। और नंबर 3 जो आप देख रहे हैं वह है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के बाद जो आप निदानात्मक और उपचारात्मक क्रिया करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो शिक्षण के ये 3 अवस्था आपके पास मौजूद हैं, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए? तो यहां पर आप ऑप्शन देख रहे हैं। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या है, उपलब्धियों का पता चलता है। ऑप्शन सी है बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है, और ऑप्शन डी है कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो सही जवाब जो यहां पर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए कि बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या है क्वेश्चन? कि शिक्षण सूत्र के जन्मदाता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, कितने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सबसे पहले जो हम लोग यहां जान ले कि शिक्षण सूत्र के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऑप्शन ए है ग्लेसर, बी है कोक्स एंड वायरोन, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर एवं केमेनियस, और ऑप्शन डी है फ्लैंडर्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर एवं केमेनियस। अब चलते हैं शिक्षण सूत्र के बारे में पूरी जानकारी अर्जित करते हैं। जब एक शिक्षक कक्ष में जाता है तो जितने भी शिक्षक हैं, सभी विषय के जो शिक्षक हैं, उनके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रश्न क्या होते हैं? मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहां पर किया जाए। ये जो भी मैं आपको यहां पर सवाल बता रहा हूं, इन सब के लिए शिक्षण सूत्र की आवश्यकता बहुत जरूरी पड़ जाती है। तो इसी को ध्यान में रख करके, जैसा कि आप जानते हैं, ये किनकी नाम मैंने लिया? हर्बर्ट स्पेंसर एवं केमेनियस का। इन्होंने सूत्र दिए, और ये सूत्र कौन कौन से दिए हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए कौन कौन से सूत्र हैं। सरल से जटिल की ओर, नंबर 1। यहां पर एक एक करके आप नोट करेंगे। सरल से जटिल की ओर। दूसरा जो सूत्र है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पूरा डिटेल मैं जब इसका पूरा स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा तो एक एक करके बताऊंगा। नंबर 4 है पूर्ण से अंश की ओर। नंबर 5 है अनिश्चित से निश्चित की ओर। नंबर 6 है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 8 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नंबर 9 है वैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। नंबर 10 है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। और नंबर 11 है प्रकृति का अनुसरण। तो ये शिक्षण सूत्र के जो 11 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आपको नोट करना है, और इसी के आधार पर आप जब एक शिक्षक बनेंगे तब आप जाकर के जो यहां पर प्रश्न उठे, जो यहां पर प्रश्न थे कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहां पर किया जाए। तो जो भी यहां पर जो विभिन्न सूत्र मैं आपको बताया, अगर इन सबको फॉलो होता है तो शिक्षण बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि शिक्षण के विभिन्न सूत्र इनमें से कौन कौन है। तो ये अगर आप 11 याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? अरस्तु, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। 6 पर आते हैं। यदि एक विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। शिक्षण विधि बदल दे,
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि को उस स्थिति में बदल देनी चाहिए जिससे बच्चों की रुचि, विद्यार्थियों की रुचि एकाएक परिवर्तित हो और उसमें केंद्रित हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर रिपीट हो गया है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका जवाब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। क्या? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अन्वेषण का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ये किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इन सभी के लिए? तो यहां पर सही जवाब मैं आपको बता देता हूं और प्रोजेक्ट विधि की भी थोड़ी चर्चा मैं आपके बीच करूंगा। देखिए प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था के लिए भी जरूरी है, उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है और किशोरावस्था के लिए भी उपयोगी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रोजेक्ट विधि पर थोड़ी चर्चा कर लें। देखिए प्रोजेक्ट विधि की जो मूल अवधारणा है वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई है और इनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवी के द्वारा। प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो जॉन डीवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक, उनके द्वारा। इस विधि में होता क्या है? तो इस विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। नंबर 10 है कि निम्न में से किसमें सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं? पाठ्य वस्तु स्वामित्व में, कक्षा समस्या समाधान में, शिक्षण कौशल में या शिक्षक व्यवहार में? तो इसका सही जवाब होगा कि शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो होता है वो हम लोग शिक्षण कौशल में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बात हो रही है पठन कौशल की और बात हो रही है 8 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की, यानी पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता आ जानी चाहिए? ऑप्शन ए देखिए, अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट पठन की क्षमता। ऑप्शन बी है वाक्यों, परिच्छेदों का पूर्वापर संबंध स्थापित करते हुए सारांश ग्रहण करने की क्षमता। ऑप्शन सी है परिच्छेद में आए हुए कथन का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सही होंगे, यानी जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर 12 है कि पढ़ने का संबंध खाली जगह से है। ऑप्शन ये खाली जगह में आएगा शुद्धता, तीव्र गति, अक्षर ज्ञान या अर्थ से है। तो पढ़ने का संबंध सीधे सीधे अर्थ से है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 VVI क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, ऑप्शन सी है कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना, ऑप्शन डी है कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। अब आप जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें जब तक आपको स्थूल गतिक कौशल की जानकारी नहीं होगी इसका सही जवाब आप नहीं लगा सकते। तो क्या होता है स्थूल गतिक कौशल? तो स्थूल गतिक कौशल जो है उसमें शरीर के सभी अंगों, सभी मांसपेशियों, सभी अंगों का पूर्ण रूप से उसमें समावेशन होता है उस कार्य में। तो इसमें किसका होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, तैरना में शरीर के सभी अंगों का प्रयोग होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब देखिए स्थूल गतिक कौशल के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। वाइज मैंने यहां पर आपके लिए नोट किया है कि स्थूल गतिक कौशल में शरीर में बड़े मांसपेशी
समूहों की गति और समन्वय शामिल होता है, जो ही मैंने आपको बताया। तैराकी यानी तैरना में शरीर को पानी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख मांसपेशी समूहों जैसे हाथ, पैर और अंतर्भाग के उपयोग की आवश्यकता होती है। यह स्थूल गति कौशल की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें पूरे शरीर की गतिविधियां शामिल होती है। आप स्थूल गति कौशल के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए, तो इसका जवाब मिनट में आप देंगे कि निम्न में कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? फुटबॉल को ढकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल को ढकेलना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? सबसे ज्यादा जो बाधक है अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण या प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो देखिए विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में जो बाधक है, यहाँ पर दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। अब हम लोग यहाँ प्रक्रियात्मक स्थिरता के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ पॉइंट वाइज इसको क्लियर किया हूं और बहुत ध्यान से आप देखिएगा। प्रक्रियात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या मानसिक अवरोध है जो किसी व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु को उसके पारंपरिक या इच्छित कार्य से परे नए या सृजनात्मक तरीके से देखने या उपयोग करने की क्षमता को सीमित कर देता है, कम कर देता है। अब देखिए प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के बीच समस्या समाधान कौशल के विकास में भी बाधक है। प्रक्रियात्मक स्थिरता जो है वस्तुओं को केवल एक ही उद्देश्य या कार्य के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है। आप नोट करते चलेंगे। यह विद्यार्थियों को, ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों को सृजनात्मक रूप से चिंतन करने और समस्याओं के नए समाधान खोजने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी विद्यार्थी को जार में फंसी मोमबत्ती जलाने के लिए कहा जाता है तो वो इसे जलाने के लिए माचिस या लाइटर का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यदि वे प्रक्रियात्मक स्थिरता द्वारा सीमित नहीं थे तो वे मोमबत्ती को जलाने के लिए जार का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते थे। वे जार के किनारे माचिस रगड़कर या जार का उपयोग करके सूर्य की किरणों को बढ़ाकर ऐसा कर सकते थे। तो ये है प्रक्रियात्मक स्थिरता। 16 पर आते हैं। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए ऑप्शन देखिएगा। आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश न जाए। ऑप्शन बी, आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करना चाहते हैं। ऑप्शन सी, आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। ऑप्शन डी है, आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर इसको पढ़िए आप। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप क्या करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आप उन गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करना चाहते हैं, यानी बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को पूछना, उपरोक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो शिक्षण कौशल में श्यामपट्ट लेखन भी होगा, प्रश्नों को हल करना भी होगा और प्रश्नों को पूछना भी होगा, यानी सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। 18 है, शिक्षण शिक्षा बराबर क्या? ऑप्शन यहां पर देखिए। ऑप्शन ए है शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल, वो शिक्षक शिक्षा है। ऑप्शन बी देखिए, शिक्षण कौशल, शैक्षिक सिद्धांत और व्यावसायिक कौशल, इन तीनों का योग। ऑप्शन सी देखिए, शिक्षण कौशल प्लस व्यावसायिक कौशल। और ऑप्शन डी है शिक्षण कौशल और शैक्षिक सिद्धांत का योग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षक शिक्षा जो है उसमें इन तीनों का योग है, शिक्षण कौशल प्लस शिक्षण सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ। नंबर 19 एक बार फिर से रिपीट है कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी है? ये अभी हम लोगों ने पूरे इसके बारे में जानकारी हासिल की है।
और टॉलमैन, ग्लेसर, फॉक्स एवं लिपिड या जीन पियाजे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमैन। नंबर 20 पर आते हैं कि शिक्षण की कितनी शैलियां हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5 या डी 6। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण की जो शैलियां हैं वो 5 हैं। तो 5 कौन कौन है ये भी जान लेते हैं कि समकालीन कक्षा में 5 अलग अलग शिक्षण शैलियां आधुनिक शिक्षकों के द्वारा अपनाई गई प्राथमिक रणनीतियों के रूप में उभरी है। कौन कौन? पहला है प्राधिकरण शैली, दूसरा है प्रतिनिधि शैली, तीसरा है सुविधाकर्ता शैली, चौथा है प्रदर्शनकर्ता शैली और पांचवा है हाइब्रिड शैली। तो ये 5 शैलियां हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 21 है कि पंचसूत्री कार्यक्रम किस आयोग ने दिया? ऑप्शन देखिए, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या हंटर आयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग ने पंचसूत्री कार्यक्रम दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1986 की नीति के बारे में क्या सत्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई, डाइट की स्थापना हुई, नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई या उपरोक्त सभी? तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी शुरुआत हुई, डाइट की स्थापना भी हुई और नवोदय विद्यालयों की भी स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हम लोगों ने शिक्षण सूत्र की पूरी जानकारी ली थी। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VBI, मैं आपको पूरा शिक्षण सूत्र का डिटेल का अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए तैयार हूं, बस आपका कमेंट चाहिए। तो शिक्षण सूत्र का ये क्वेश्चन है कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ऑप्शन देख लीजिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ध्यान दीजिए, शिक्षण का क्या है? सत्तावादी स्तर। ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या छात्र केंद्रित। तो जहां पर सत्तावादी स्तर होगा शिक्षण का, वहां पर सर्वे सर्वा शिक्षक होगा। तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रत्यय दिया किसने दिया? टर्मन ने दिया, बीने ने दिया, वाट ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। क्या है? सर्वप्रथम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बीने ने दिया। अब यहाँ बुद्धि लब्धि का थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला जान लेंगे। देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। इससे आप IQ निकाल सकते हैं, बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक, शिक्षण कौशल से जुड़े 25 महत्वपूर्ण सवाल, जिसका मैंने जहां भी जरूरत हुआ उसका डिटेल भी मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इसी तरह से शिक्षण कौशल के और अनेकों सवालों के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। बाकी GS पेडागोजी का भी क्वेश्चंस लेकर के टॉपिक वाइज आपके बीच में उपस्थित होता रहूंगा। दोस्तों, इसी तरह चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन जो आप अक्सर भूल जाते हैं जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।